हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटेंसी के सैंपल पेपर के ऊपर। हम लोग चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने 1 से लेकर 13 तक के जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस हैं कर लिए थे बच्चों। आज अगेन हम लोग 14, 15 और 16 तीन क्वेश्चन और रह जाते हैं 1-1 नंबर वाले पार्ट ए में, इनके ऊपर बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे 27 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, 29 और 30, ये 4 क्वेश्चन और रहेंगे पार्ट बी से। तो इस तरीके से हमारे जो 20 एमसीक्यूज हमारे पेपर में रहते हैं, हमारे पेपर में 20 एमसीक्यूज रहते हैं। आपने सब पेपर देख लिया होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वो 20 एमसीक्यूज हम लोग पहले करेंगे। एमसीक्यू सारे निपटाने के बाद हम 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन पकड़ेंगे, फिर 4-4 वाले, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर हम 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन में आएंगे। मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन एक साथ हम लोग फिनिशअप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है दैट एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, with capital of rupees 18,000 and 20,000. Z brings 10,000 for his share of goodwill and he is required to bring proportionate capital for 1/3 share in profit. The capital contribution of Z will be, तो बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट है। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट है आपका एडमिशन वाले चैप्टर से, तो आपको वहाँ के सारे एडजस्टमेंट अच्छे से पता हो तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। हाल फिलहाल में इसके बारे में बता देता हूँ किस तरीके से हमारा मामला रहेगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन देखो, कहता है कि जो एक्स और वाई है ना, दो पार्टनर्स कंपनी के अंदर है जिनकी कैपिटल 18,000 और 20,000 रुपये कैपिटल है। समझ में आ गई बात। अब जो जेड बंदा है, जो नया बंदा इनकी कंपनी के अंदर आ रहा है, वो 10,000 रुपये गुडविल लेके आ रहा है। एक बात देखिए, वो 10,000 रुपये गुडविल लेके आ रहा है और वो 1/3 के लिए आ रहा है। ठीक है बात। एंड ही हैज टू ब्रिंग ऑल्सो द कैपिटल फॉर द फर्म, तो कैपिटल उसको लेकर आनी है। और कैपिटल कैसे लाएगा? वो लाएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्या मतलब हुआ? देखो, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या हुआ, एक्स की जो कैपिटल है ना 18,000 रुपये है ना। अब देखो, अगर वो 10,000 रुपये गुडविल लेकर आएगा ना, ये जेड अगर 10,000 रुपये गुडविल लेकर आएगा तो एक्स और वाई को मिलेगी कहीं ना कहीं। कितनी मिलेगी? ऐसा कोई रेशियो गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या मान लेंगे 5,000 एक को मिलेगा, 5,000 एक को मिलेगा। तो अल्टीमेट लेवल पर अगर इसको 5,000 रुपये मिलता है तो इसकी कैपिटल बनती है बच्चों 23,000 रुपये। हाँ ना भाई, अगर गुडविल भी इसको मिल गए ना 5,000 रुपये, तो 18 में 5 ऐड करो कितना होता है? 23 होता है कि नहीं होता है? तो 23,000 इसको मिल गई। बात करें अगर हम वाई की, तो वाई की जो कैपिटल है ना वो 20,000 रुपये है। 5,000 रुपये इसको गुडविल के तौर पर मिलेगा, तो इसकी कैपिटल जाएगी बच्चों 25,000 रुपये। ठीक है, ये कुल मिलाकर हो गई 39,000 रुपये। तो जो 39,000 रुपये है, दिस इज द कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट या आफ्टर ऑल द अप्रोप्रिएशन आप कह सकते हैं। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, हमारे पास बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग द गुडविल, अदरवाइज बहुत सारे रहते हैं एडजस्टमेंट। तो उन एडजस्टमेंट को करने के बाद जो एक्स है उसकी कैपिटल 23,000 रुपये है, वाई की कैपिटल आपकी 25,000 रुपये। तो इन कंबाइंड की अगर हम बात करें तो इन लोगों की कैपिटल है बच्चों 48,000 रुपये। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब हमारा देखो, ये तो हो गई इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल। अगर हम फर्म की कैपिटल निकालना चाहें ना, अगर हम बात करें ना कैपिटल ऑफ द फर्म की, तो वो कैसे निकलती है? 48,000, यानी जो इनकी कंबाइंड कैपिटल रहती है वो मल्टीप्लाई होता है किससे? देखो 1, लेट्स सपोज फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल्स टू 1 में से कितना आप दे रहे हैं उसको? 1/3 दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा? ये 2/3 बचेगा, है ना। ये तो आता ही होगा सिंपल सा। 1 में से अगर 1/3 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 2/3। तो ये जो 2/3 आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है ना, तो इस प्रॉफिट को हम करेंगे रेसिप्रोकल, ये जाएगा 3/2। समझ में आ गई बात। जो है आपका 2 दूना 4, 2 चौको 8, 24 72,000 रुपये फर्म की कैपिटल आई। मतलब इस फर्म में 72,000 रुपये की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। 72 में 1/3 का शेयर जो बंदा आ रहा है वो इतनी कैपिटल लेकर आएगा। तो ये होता है 72, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, यानी ये लेकर आएगा 24,000 रुपये। जो जेड है, ही हैज टू ब्रिंग रुपीज 24,000 एज कैपिटल। आ गई बात समझ में। तो जो भी इसमें ऑप्शन होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए है इसमें 24,000 रुपये, तो ये बचा बिल्कुल सही ऑप्शन हुआ। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी मामला है बच्चों। और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने कॉन्सेप्ट बहुत टाइट रखिएगा। ठीक है, एमसीक्यूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एमसीक्यूज आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत टाइट होने चाहिए, बहुत मतलब उन पर कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं 15th वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, बी ड्रॉज अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, तो बी क्या करता है? विड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में वो एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है। कितना करता है नहीं पता,
and then the question is saying that interest on drawing is charged at the rate 15% per annum. इंटरेस्ट ड्राइंग पर लिया जाएगा 15% पर एनम के हिसाब से। आगे बात करता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, ईयर के एंड में इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग, जो बी की ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट पड़ा अमाउंटेड टू ₹9,000, यानी ईयर के एंड में बी को एज अ इंटरेस्ट अपनी ड्राइंग पर 9,000 रुपये देना पड़ा। ड्राइंग ऑफ बी वर, हमें पता करना है कि बी की ड्राइंग कितनी थी, 24,000 रुपये पर क्वार्टर थी, 40,000 पर क्वार्टर थी, या 30,000 पर क्वार्टर थी, या फिर 80,000 रुपये पर क्वार्टर थी। ठीक है बात। देखो बच्चों कंडीशन देखो आप लोग, देखो क्या होता है ना, देखो ड्राइंग कैसे होती है, या तो ड्राइंग होती है रेगुलर और इररेगुलर। रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या है, अगर कोई बंदा फिक्स अमाउंट बिल्कुल निश्चित समय पर निकाले उसे हम कहते हैं फिक्स ड्राइंग, या फिर, है ना, और अगर कोई बंदा ड्राइंग करे इररेगुलरली, मतलब कि वो ड्राइंग का कोई ना तो टाइम फिक्स हो ना अमाउंट फिक्स हो। जो फिक्स ड्राइंग होती है उसमें क्या होता है कि भैया जो रेगुलर ड्राइंग होती है या जो फिक्स ड्राइंग होती है उसमें क्या होता है कि अमाउंट भी फिक्स रहता है और टाइम भी फिक्स रहता है। लेकिन जो इररेगुलर ड्राइंग होती है उसमें क्या होता है कि ना तो टाइम फिक्स है और ना अमाउंट फिक्स है। हाल फिलहाल इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में दिया है कि भैया ए बी है कोई बंदा किसी कंपनी के अंदर, वो फिक्स अमाउंट निकालता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। एक साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, ठीक है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। तो वो क्या करता है, हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करता है और फिक्स अमाउंट की ड्राइंग करता है। मतलब अगर 10,000 निकाला तो 10,000 निकाल रहा है, 20,000 निकाला तो 20,000 निकाल रहा है हर बारी, मतलब उसका अमाउंट बड़ा फिक्स है। ठीक है, आगे कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% के हिसाब से लिया जाता है, और जो बी है ना, इसके वो साल भर के अंत में 9,000 रुपये ऐसा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ा। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि भैया बताओ कि बी की क्वार्टरली ड्राइंग कितनी रही होगी। ठीक है, ये हमको बताना है। अब देखें, एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक हमारे पास है ना, विद्वानों ने बना के रखी हुई है। देखो ट्रिक क्या है, ड्राइंग आप या तो मंथली कर सकते हैं, मतलब इफ यू आर ड्राइंग रेगुलरली, मतलब आप रेगुलर बेस पर अगर ड्राइंग करते हैं जहां पर अमाउंट और टाइम बिल्कुल फिक्स रहता है, तो या तो आप मंथली ड्राइंग करें 12 बार, या ड्राइंग करें क्वार्टरली 4 बार, या ड्राइंग करें फॉर 6 मंथ 6 बार। ठीक है, आपको साल भर में 6 बार ड्राइंग करने की परमिशन दी जाती है, ये कहानी बनी हुई है। ठीक है, अब मंथली ड्राइंग या तो स्टार्टिंग में करें, हर मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग करें, या हर मंथ के मिड में ड्राइंग करें, या हर मंथ के एंड में ड्राइंग करें। ये चार्ट बना लीजिएगा, अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो ये भी बना लीजिएगा। अदरवाइज जो चैप्टर हमारा है ना गुडविल वाला, उसमें मैंने बहुत तरीके से समझा रखा है मामला सारा का सारा। ठीक है, तो आप देखिएगा उसको, देखें। ठीक है, तो ऐसे क्वार्टरली की कहानी स्टार्टिंग में, मिड में या एंड में, या फिर 6 मंथ वाली कहानी स्टार्टिंग में, मिड में या एंड में। ठीक है बात। अब क्या कहता है कि जो बी है वो ड्राइंग कैसे कर रहा है, क्वार्टरली, क्वार्टरली भी कहाँ, एंड में। तो अगर एंड में ड्राइंग करेगा तो उसकी ड्राइंग पर 4.5 का केस बनेगा। 4.5 क्या है, ये एवरेज पीरियड है 4.5। ये 4.5 क्या है बच्चों, ये एवरेज पीरियड है। आई बात समझ में। ठीक, देखो अब ड्राइंग के जो बी की ड्राइंग है ना, उस पर देखो, बी की ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट पड़ा वो 9,000 पड़ा, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, वो फॉर्मूला आप देखें। ठीक है, ड्राइंग, या हम कह लें टोटल ड्राइंग कितनी रहती, इनटू, है ना, रेट बाई 100, इंटू रेट बाई 100, इंटू, ठीक है, एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये होता है फॉर्मूला। ये होता है फॉर्मूला जब अगर आप ड्राइंग करते हैं, बिल्कुल फिक्स वाली ड्राइंग अगर आप करते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है। समझ में आ गई बात। चलिए, अब ड्राइंग कितनी है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है ना, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है। ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दे दिया हमको भाई 9,000 रुपये है, ये दे दिया 9,000 रुपये है। ड्राइंग कितनी हमको नहीं पता, हम इसको लेट सपोज एक्स मान ले रहे हैं। इंटू रेट कितना है भाई, वो तो 15% या आई थिंक 10% ऐसा कुछ है। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ। ये आपका है बच्चों 15% एक्चुअली, ये आपका है 15%। ठीक है, 15/100। नाउ एवरेज पीरियड हमारा क्या है 4.5। क्यों, अगर आप अगर क्वार्टरली के लास्ट में अगर ड्राइंग करते हैं ना एंड में, तो 4.5 पीरियड होता है। इसको बनाने का ट्रिक क्या है, देखो आप मंथली, क्वार्टरली और 6 मंथ लिखें, यहाँ लिखें स्टार्टिंग, मिड और एंड। मिड वाले को पकड़े 6-6-3 होता है यहाँ पे, 6-6-3। 0.5 यहाँ बढ़ाएं, 0.5 यहाँ घटाएं, 0.5 यहाँ बढ़ाएं, 0.5 यहाँ घटाएं, और बीच वाले में या क्वार्टरली वाले में 1.5 यहाँ बढ़ाएं, 1.5 घटाएं। ये एवरेज पीरियड निकल आते हैं। ठीक है बात। तो ये रेट बाई 100 हो गया, एवरेज पीरियड हमारा हो गया 4.5/12। समझ में आ गई कहानी। ठीक है, अब देखें कैसे सॉल्व करेंगे। 9,000 एज इट इज, एक्स एज इट इज, इंटू हम करेंगे, देखो यहाँ पर हम पॉइंट कैंसिल करें और यहाँ 0 बढ़ाएं,
ये हो गया आपका 120, तो 15 अट्ठे 120, 8 टाइम कटा आपका, ठीक है। तो ये आपका अब आता है मामला 800 और ये 45, तो ये हमारा हो गया इधर 45 और इधर हो गया हमारा 800 नीचे, ठीक है। बात हमारा हो गया नीचे 800 और हम इसको भी अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया आपका 45x अपॉन 800 और इधर हमारा हो गया 9000, ठीक है। बात इसके नीचे 1 ला के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, आप क्या करेंगे 9 अट्ठा 72, यानी आपका आएगा 72 लाख रुपए, आएगा 72 लाख रुपए। 9,872 होता है ना, तो 2 जीरो ये 3 जीरो ये, तो 5 जीरो आगे 72 के आगे और अपॉन आ गया 45। डिवाइड करके देखिएगा इसको, ये आ रहा है आपका 45, जब डिवाइड करेंगे ना इसको ना, तो ये हमारा आ रहा है बच्चों 1,60,000 रुपये, तो ये आ रहा हमारा 1,60,000 रुपये। अब 1,60 हमारा कोई ऑप्शन नहीं था, 1,60,000 रुपये हमारा आ रहा है। अब 1,60 क्या है, एक्स की वैल्यू है, क्या मतलब हुआ, इस बी ने कुल मिलाकर कंपनी से साल भर के अंदर 1,60,000 रुपये ड्रॉइंग कर रखी है। कितनी, 1,60,000 रुपये साल भर के अंदर ड्रॉइंग कर रखी है। मामला कौन सा वाला है, क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब क्या है, ड्रॉइंग कर सकते हैं आप 4 बार, तो पर क्वार्टर कितनी निकाली होगी, इसको निकालने के लिए हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बात तो 4 4 जा 16, तो ये आएगा 40,000 रुपये, यानी इसने पर क्वार्टर 40,000 रुपये विड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। बात चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अगले मुद्दे के ऊपर बात करें। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है और वाला पार्ट, ठीक है। 15 का और वाला पार्ट कहता है कि श्याम, गोपाल एंड अर्जुन आर पार्टनर्स कैरिंग ऑन गारमेंट बिजनेस। एक गारमेंट बिजनेस से लोग चलाते हैं। श्याम विड्रॉ ₹10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में या बिगिनिंग में श्याम 10,000 रुपये निकालता है। और गोपाल विड्रॉ गारमेंट्स अमाउंटिंग टू 15,000। ध्यान से सुनिएगा बात, जो गोपाल है विड्रॉ कर रहा है गारमेंट, है ना, कंपनी इनकी गारमेंट वाली कंपनी है, तो ये 15,000 रुपये की गारमेंट निकाल रहा है, 15,000 के कपड़े विड्रॉ कर रहा है फर्म से टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू फ्लड विक्टिम्स। बहुत अच्छा आदमी रहा होगा, तो फ्लड विक्टिम जो रहे हैं उनको कपड़े बांटे इसने, और 15,000 रुपये के कपड़े विड्रॉ किए फर्म से, लेकिन वो फर्म के ओर से नहीं बांटे उसने कपड़े उसने बांटे अपने बिहाफ पे, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं ड्राइंग हुई, फर्म के लिए वो ड्राइंग हुई, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए कि ये अच्छा काम कर रहा तो ये ड्राइंग नहीं है, बिल्कुल ड्राइंग है, क्योंकि उसने वो पर्सनल लेवल का काम किया। आगे दिखता है कि एन अर्जुन विड्रॉ ₹20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट। जो अर्जुन है उसने 20,000 रुपये विड्रॉ किए, लेकिन अपने कैपिटल में से विड्रॉ किए। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम श्याम, गोपाल एंड अर्जुन एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ए वाला या बी वाला या सी वाला या फिर डी वाला। चलिए क्वेश्चन ब्रेक करते हुए समझते हैं। देखो कहानी क्या है ना, श्याम, गोपाल, अर्जुन 3 कंपनी के पार्टनर। श्याम क्या कर रहा है, 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, कब, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में दिया है, बिगिनिंग में। अच्छा, फिर बात करें, गोपाल कर रहा है, फिर अर्जुन कर रहा है, तीनों लोग विड्रॉ कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी नॉट आयुषी, इट विल बी आईओडी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपका 10% पर एनम के हिसाब से। हमें बताना है कि भैया श्याम को कितना इंटरेस्ट पड़ेगा, गोपाल को कितना इंटरेस्ट पड़ेगा एंड अर्जुन को कितना इंटरेस्ट पड़ेगा। समझ में आ गई बात। चलिए निकालते हैं सबसे पहले हम श्याम के लिए। देखो श्याम की जो ड्राइंग है वो 10,000 स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब वो पूरे साल भर के अंदर 40,000 रुपये निकालता होगा। 10,000 रुपये हर क्वार्टर में, तो 10,000 हर एक क्वार्टर में, तो क्वार्टर 4 होते हैं, तो 40,000 रुपये हुआ। तो इन टोटल इसकी ड्राइंग 40,000 रुपये हुई, इंटू 10/100 का रेट हुआ। अब देखें, अब यहाँ पर हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में कह रहा है, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में कह रहा है, मतलब कि अमाउंट और टाइम फिक्स रहे, तो वहाँ पर एवरेज पीरियड चाहिए, और एवरेज पीरियड 7.5 होता है, मैंने आपको दिखाया था 7.5/12। समझ में आ गई बात। चलिए यहाँ पर पॉइंट हटाइए, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दीजिए, इससे इसको काटिए, ठीक है। अच्छा, 75 4,000 होता है, 150 300 और ये 1 जीरो अलग हो गया, है ना। 75 4,000 300, तो ये 2 जीरो वाले बच रहे बच्चों, 2 जीरो ये वाले बच रहे हैं, ठीक हो गया। अपॉन नीचे रह रहा है 12 आपका, मेरे 12, देखो करो 12 दूना 24 और 12 पंजे 60, यानी 2,500 रुपये। तो अर्जुन को तो पड़ रहा है 2,500 रुपये ड्राइंग पे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें गोपाल की। अगर हम बात करें गोपाल की, तो गोपाल ने विड्रॉ किए 15,000 रुपये के गारमेंट, है ना, और वो गारमेंट बांटे भी कहाँ, फ्लड विक्टिम्स को बांटे। बहुत अच्छा काम किया, बहुत नेक काम किया। लेकिन अब ये मत समझिएगा कि नेक काम है तो हम इस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते। इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे क्योंकि वो फर्म के लिए ड्राइंग है। क्यों है, अगर उसने ऑन बिहाफ ऑफ फर्म ये काम किया होता तब तो वो ड्राइंग नहीं थी, लेकिन उसने अपने बिहाफ पे किया, अपना नाम रोशन किया ना, फर्म के बिहाफ पे थोड़ी वो काम किया, तो फर्म के लिए तो वो ड्राइंग है। अब 15,000 के कपड़े निकाले या अमाउंट निकाले, बात है कि ड्राइंग तो है। अब वो ड्राइंग करी कब,
उसका पीरियड क्या था, किस तारीख को निकाले, कब निकाला, कुछ क्या क्यों निकाला वो तो दिया है, लेकिन कब निकाला आपको डेट गिवन नहीं है अल्टीमेट। तो जब डेट गिवन ना हो उस टाइम पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का पड़ता है। समझिएगा इस बात को, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि जब हमको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो तो सिर्फ 6 महीने का हम लोग चार्ज करते हैं। तो 1500 का आधा आपका होता है बच्चों 750 रुपए, इसको पड़ेगा 750 रुपए। अब रही बात लास्ट में अर्जुन की, अब रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन की कहानी क्या रहेगी भाई, अर्जुन ने निकाले 20,000 रुपए, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द कैपिटल, मतलब उसने अपने कैपिटल में से निकाले। अगर कोई बंदा अपनी कैपिटल में से अगर ड्राइंग करे, अगर कोई भी पार्टनर अपने कैपिटल में से ड्राइंग करे तो उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता, ठीक है, तो इट विल बी निल। तो अब जो ऑप्शन आपका है ना बच्चों, जहां पर 2500, 750 और निल वाला जो ऑप्शन रहेगा, दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर आप देखें यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है, श्याम का 2500 आ रहा है, गोपाल का 750 रुपए आ रहा है और अर्जुन का निल आ रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है बात। चलिए हम बात करें अपना जो 16वां क्वेश्चन है, पार्ट ए का जो 16वां क्वेश्चन है हमारा, है ना, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यूज में पार्ट 1 का जो मामला है वो 16वां, वो आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रूप ब्रदर्स हेड पार्टनर, ठीक है, हेड पार्टनर्स कैपिटल अमाउंटिंग रुपीज 1,50,000 रुपए, जो डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, रूप ब्रदर्स कंपनी के पार्टनर्स रहे होंगे, तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो उसका जो बैलेंस है वो 1,50 आ रहा है या है, और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं आपकी, जो बाहर की लाइबिलिटीज हैं वो 35,000 रुपए हैं, कैश बैलेंस आपके पास 8,000 रुपए है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब कि लॉस है 7,000 रुपए की। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड रियलाइजेशन लॉस, ठीक है, वो अगर आपकी है 5,000 और 25,000 रिस्पेक्टिवली, द अमाउंट रिलीज बाय सेल ऑफ एसेट्स इज, यानी एसेट्स को रिलीज करने के बाद कितना पैसा हमारे पास आया होगा, ये हमको बताना है, ठीक है बात। चलिए ठीक है, तो देखो अल्टीमेट जो इन्फॉर्मेशन हमको दी ना, वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो आप देखें, ठीक है। तो कहानी हमको क्या दिखेगी कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो 1,50,000 रुपए है, ठीक है, लाइबिलिटीज हमारे पास 35,000 रुपए की है, कैश बैलेंस हमारे पास 8,000 रुपए का है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यानी लॉस हमारे पास है ना, और हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, रियलाइजेशन आपके एक्सपेंसेस हो गए और रियलाइजेशन की लॉस हो गई, ठीक है, तो लॉस आपकी है, ठीक है, तो रियलाइजेशन लॉस और एक्सपेंस आपके, देखो एक्सपेंसेस आपके पास है 5,000 रुपए, लॉस आपकी है 25,000 रुपए, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, और इस इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हमको क्वेश्चन पूछता है कि आपकी एसेट्स कितने में रिलीज हुई, मतलब कितने में बिकी, हमको ये पता करना है। तो इसके लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, थोड़ा पता तो होना चाहिए। देखो अब क्या होता है ना, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो कहानी देखो क्या होगी, हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था 11th में, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस गिवन नहीं है ना, तो हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसमें पहला काम हम लोग करते हैं अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी को भेजने का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमको एसेट्स चाहिए, एसेट्स यहाँ गिवन नहीं है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अच्छा लाइबिलिटी आपके पास कितनी है भाई, 35,000 रुपए, कैपिटल आपके पास कितनी है 1,50, दोनों को ऐड करो तो कितना बनता है आपका 1,85 बनता है आपका 1,85,000 रुपए, यानी आपकी जो एसेट्स हैं वो 1,85,000 रुपए की आ रही है। इस एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये जो कैश बैलेंस है ये भी इंक्लूड होगा, और ये फिक्टिशियस एसेट्स भी इंक्लूड होगी। ये जो लॉस है कहाँ दिखाई होगी आपने, बैलेंस शीट में लॉस कहाँ दिखाई जाती है, एसेट साइड, आया ना, जिसे हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, ये भी आपने दिखाई है, तो ये भी इसमें इंक्लूड होंगी। जबकि कैश वाला बैलेंस और कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती, पता होगा आप लोगों को, ये ट्रांसफर नहीं होगी, 8 से 15,000 रुपये ट्रांसफर नहीं होंगे, तो अगर हम 15,000 रुपये यहाँ से लेस करें तो बनता है आपका 1,70,000 रुपये, यानी जो हमारी एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू है जो ट्रांसफर होने लायक है वो है आपकी 1,70,000 रुपये। तो एसेट्स को हम टू साइड ट्रांसफर करते लिखेंगे टू एसेट्स, ठीक है, हम लिखेंगे टू एसेट्स 1,70,000 रुपये। समझ में आ गई बात, चलिए यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। अच्छा उसके बाद हम बात करें हमारे पास लाइबिलिटी कितने की है, हम लिखेंगे बाई लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटी हमारे पास है दैट इज ऑफ ₹35,000, क्लियर है बात, ये भी हमने ट्रांसफर कर ली। अच्छा हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है आपका 5,000 रुपये, तो इस साइड होता है टू एक्सपेंसेस, यानी जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उसको हम लिखेंगे यहाँ 5,000 रुपये यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब जो हम लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं ना 35,000 रुपये या कुछ भी अमाउंट हम ट्रांसफर करें, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में अगर गिवन ना हो कि पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, तो हम मानकर चलते हैं कि इतनी पेमेंट हो चुकी होगी। तो लाइबिलिटी की अगर पेमेंट करी हुई तो बैंक करके हम यहाँ पे लिखेंगे तो बैंक करके, तो 35,000 रुपये यहाँ पर ये भी आएगा, समझ में आ रही है बात। अच्छा अब एसेट्स
जितने की ट्रांसफर हुई है उतने की बिकी है या नहीं बिकी है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। नहीं दिया है, हमें निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे बच्चों, देखो एक लॉस भी हमको हुआ है, तो लॉस भी हमको रियलाइजेशन में हुआ, लॉस भी हमारी यहाँ ट्रांसफर होगी 25,000 रुपये। ठीक है बात, जैसे एक्सपेंसेस यहाँ ट्रांसफर हुआ, लॉस यहाँ पर ट्रांसफर होगी बाई साइड। ठीक बात। अब देखें आप कहानी क्या है, 170 और 40 यानी 2,10,000 रुपये आ रहा है यहाँ पे मामला टू साइड, 2,10,000 रुपये, तो यहाँ पे 2,10,000 रुपये रहा होगा, इसका मतलब 2,10,000 रुपये यहाँ भी तो रहा होगा। अब 2,10,000 से आप 35 और 25 यानी 5 5 10 कैरी 3 5 6 60,000 घटाइए तो आपका आता है 1,50। तो इतने में आपकी एसेट्स रिलीज हुई होंगी, इतने में आपकी एसेट्स रिलीज हुई होंगी, ये कंफर्म बात है। 1,50,000 में आपकी एसेट्स रिलीज हुई होंगी बैलेंसिंग फिगर के तौर पर। ठीक है बात, तो ये इसको करने का तरीका रहेगा। ठीक, तो ट्रिक तो हमको फिर लगानी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से सॉल्व होगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है 1,50 वो बिल्कुल सही ऑप्शन हुआ। ठीक है बात। तो पार्ट बी में देखिएगा। ठीक है, हम एमसीक्यूज, मैंने जैसा कि आपको पहले कहा कि हम एमसीक्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल सारे निपटाएंगे, उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ाएंगे। देखो अब पार्ट बी में 27वां आपका फिर से 1 नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हमारा आगे नहीं है। देता है कि फ्रीडम टू चूज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रेफर्स टू विच लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की कुछ होती हैं लिमिटेशंस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कंफर्म तौर पर बनते हैं, तो आप इसकी लिमिटेशन, इसकी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल अगर बात करें क्या मतलब हुआ, देखो डेप्रिसिएशन के कुछ मेथड्स हैं, है ना। आपने 11th में 2 मेथड पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा आपने WDM यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और एक पढ़ा होगा SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। तो दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, क्या आप पर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कौन सी लिमिटेशन हुई जहां अपनी मर्जी चलती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बच्चों नॉट फ्री फ्रॉम बाइस, यानी जो 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 फ्री नहीं होता बाइस से, उसको बोलते हैं। ठीक है, कि आपको फ्रीडम है कुछ भी चूज करने की। तो ये नॉट फ्री फ्रॉम बाइस वाला ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन हुआ। और इनको अच्छे से याद करने के लिए बच्चों आप रिक्वेस्ट में आपसे कर रहा हूं कि आप लिमिटेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी का और वाला क्वेश्चन देखिए। इज इंक्लूड इन करंट एसेट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एज पर द रिवाइज्ड शेड्यूल 3rd बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। ठीक है, अब देखो हमें पता है भाई, यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है कि डेटर आपको दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दे रखा है, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स दे रखा है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दे रखा है। देखो हमारी जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के तौर पर हम सारी वो एसेट लिखेंगे जो करंट होंगी, सारी वो एसेट लिखेंगे जो करंट होंगी, जो कन्वर्टेबल हैं इनटू द कैश विद इन 12 मंथ, जो कन्वर्ट हो जाती है 12 महीने के अंदर अंदर कैश में, उन सबको हम वहां डालते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम करंट रेशियो फाइंड करते हैं, जब हम करंट रेशियो फाइंड करते हैं जिसका फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, तो इस करंट एसेट्स में से हमेशा हमेशा और हमेशा लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स को निकाल दिया जाता है, हमेशा उनको निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका रहेगा, जो वो पूछ रहा है कि भाई डैश इज इंक्लूड इन करंट एसेट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एज पर द रिवाइज्ड शेड्यूल 3rd बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। तो द आंसर नंबर सी, यानी सी ऑप्शन सही हुआ। लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर्स हम लोग अलग कर देते हैं जब हम करंट एसेट्स की बात कर रहे होते हैं करंट रेशियो के टाइम पे। ठीक है बात, चलिए हम बात करें 28th क्वेश्चन की। तो 28th क्वेश्चन हमसे कहता है दैट डेट टू इक्विटी रेशियो, है ना, ऑफ धमाका लिमिटेड इज 3:1 विच आर द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन दिस रेशियो। ठीक है, समझते हैं आराम से एक बारी बात। देखो कहानी ये है ना कि जो डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला है, डेट टू इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो हमारा होता है डेट अपॉन इक्विटी। क्या होता है बच्चों? डेट अपॉन इक्विटी, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। ठीक है, डेट अपॉन इक्विटी हमारा फॉर्मूला होता है, समझे आप बात। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हुआ डेट अपॉन इक्विटी। ये किसी फर्म का 3:1 है। 3:1 कैसे रहा होगा? लेट्स सपोज करो आप ये 6 रहा, डेट इनके पास 6 है, इक्विटी इनके पास 2 है, तब जाकर इनका रेशियो 3:1 रहता है। अब क्या पूछता है कि कौन सी वो कंडीशन है, मैं दोबारा आपको फ्लैश कर रहा हूं क्वेश्चन, कौन सी वो कंडीशन है जो इस रेशियो को डिक्रीज करेगी, है ना। पहला ऑप्शन है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश फॉर ₹2 लाख, issue of debenture of ₹3 lakh to vendors from whom machinery was purchased, goods purchased on credit of ₹1 lakh, issue of equity share of ₹2 lakh। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। पूछ क्या रहा है कि हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो कब डिक्रीज होगा। देखो अब एक बात सुनो, डिक्रीज कब होगा बच्चों? जब ये इक्विटी बढ़ जाए।
जब ये इक्विटी बढ़े। अगर डेट बढ़ेंगे ना बच्चों, अगर डेट बढ़ गए, सपोज अगर किसी भी तरीके से डेट बढ़ गए, तो आप देखो 4 कंडीशन में डेट कहाँ कहाँ बढ़ रहे हैं ये देखिएगा, मैं समझाऊंगा अभी आपको। मैं आपको फिलहाल क्या समझा रहा हूँ कि अगर आपको ये फॉर्मूला ये जो रेशियो है अगर डिक्रीज करना है तो एक ही तरीका होगा, वो तरीका ये है कि इक्विटी को बढ़ाइए। इक्विटी को अगर बढ़ाओगे अपने आप जो रेशियो है वो डिक्रीज चला जाएगा। लेकिन अगर उल्टी कहानी हो गई, डेट अगर इंक्रीज हो गए या हो रहे हैं, तो भाई आपका रेशियो बढ़ जाएगा। कैसे? ये 6 है ना, ये 6 है ना, डेट 6 है, इसको अगर 8 करके देखो तो, इसको अगर 8 कर दोगे नीचे वाला 2 ही रहेगा, तो 2 चक्कू 8 हो गया, 4 रेशियो 1 बढ़ गया। तो कहानी ये नहीं है डेट नहीं बढ़नी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी बढ़नी चाहिए। देखो अगर ऊपर वाला 6 है और कैसे भी करके इक्विटी 3 हो जाए, तो 3 दूनी 6 2 रेशियो 1 हुआ नहीं हुआ, तो इक्विटी बढ़नी चाहिए। अब देखो 4 ऑप्शन पढ़ाता हूं मैं आपको। देखो डेट का मतलब होता है लाइबिलिटीज, यानी उधारी बढ़ रही है आपके, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। ठीक है, देखिएगा अब। हाँ, पहला ऑप्शन आपके पास है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश ऑफ ₹2 लाख। अगर आप डिबेंचर इशू करेंगे तो डिबेंचर इशू करने से आपके डेट बढ़ते हैं, आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है, तो लाइबिलिटी मैं कह रहा हूँ नहीं बढ़नी चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता। अगला हमारे पास है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर ₹3 लाख टू द वेंडर फ्रॉम हुम मशीनरी वाज परचेज, जिससे मशीनरी खरीदी गई है उसको डिबेंचर दिए गए, इससे भी आपका डेट इंक्रीज होगा। डेट इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर ₹1 लाख, इससे भी आपका डेट बढ़ेगा। इक्विटी किससे बढ़ रही है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख की इक्विटी बढ़ेगी अगर इक्विटी शेयर आप इशू कर देंगे, और इक्विटी अगर बढ़ेगी तो कंफर्म तौर पे ये रेशियो डाउन चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही ऑप्शन हुआ। समझ में आ गई बात? चलिए 29th क्वेश्चन देखिए। अगेन क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट बच्चों ये क्वेश्चन बड़े नॉलेजेबल क्वेश्चन होते हैं, इनके लिए थोड़ा बहुत आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कहानी है, जो 3rd बुक आपकी है, उसे रीड करिएगा, कोशिश करिएगा आप जब समय मिलता हो, आप आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जब भी जितना भी टाइम आपको मिलता हो उन बुक्स पे खर्च करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेंगी उन बुक्स से। देखो कहता है स्टेटमेंट 1 कहता है कि सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। ठीक है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी को अगर आप बेचोगे उससे आपका कैश फ्लो नहीं होगा, मतलब आपके पास कैश नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मार्केटेबल सिक्योरिटी को बेचते हो ना, अगर आप किसी मार्केटेबल सिक्योरिटी को बेचोगे तो उससे इनफ्लो ऑफ कैश कभी नहीं होता, उससे कैश इवन आता ही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट हमारे पास है डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। नो, जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं ना एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, हमारे पास कैश बिल्कुल नहीं आता, कतई नहीं आता। तो यहाँ पर आप देखो क्या कह रहा है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऐसा तो नहीं है। मैंने बताया कि जो पहली स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन दूसरी वाली गलत है। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, नहीं, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। सी वाला ऑप्शन कहता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सी वाले ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिएगा। आई बात समझ में? देखो अगला हमारे पास है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, आपने लोगों को शेयर तो दिए लेकिन उसके बदले उनसे कैश नहीं लिया। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, आपने लोगों को शेयर तो दिए लेकिन उसके बदले कैश नहीं लिया। अब अगर कैश नहीं लिया तो कैश इनफ्लो तो होगा ही नहीं, है ना, कैश इनफ्लो तो हुआ ही नहीं। तो पहला आपका मामला क्या है, नो इफेक्ट। इनफ्लो ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी, इनफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश तो इनफ्लो होता ही नहीं है, कैश तो आता ही नहीं है, तो इसका मतलब नो इफेक्ट हुआ। तो पहला वाला ऑप्शन यानी नो इफेक्ट वाली बात बिल्कुल सही ऑप्शन आपके पास रहेगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का बच्चों, हमारे पास आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 30 कहता है आदित्य सनराइज लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पर्टिकुलर्स दे रखा है 31/3/2003, 31/3/2022। 10% बैंक लोन लिखा है, एक जगह नील लिख रखा है, एक जगह 1 लाख लिखा हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड या रेज्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ₹3 लाख, 10% बैंक लोन वाज रिपेड ऑन 1/4/2022, डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹20,000, डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर 21-22 वाज ₹50,000, बट ओनली 20,000 वाज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है बात? ठीक है, तो देखो इन्फॉर्मेशन अब कहानी हमें निकालना है कि फाइनेंशियल जो एक्टिविटी हमारी है उससे हमारा कितना इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। ठीक है बात? चलिए बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं 10% बैंक लोन। 10% बैंक लोन पहले तो था 22 में 1 लाख रुपए, और अचानक 23 में वो नील हो गया, मतलब खत्म हो गया। खत्म कैसे होगा भाई, जब आपने 1 लाख पे करा होगा तभी तो खत्म होगा, तभी होगा ना खत्म। तो आपने 1 लाख तो पे कर रखा है, तो अगर 1 लाख पे कर रखा तो ये तो फिगर माइनस का हुआ, और ये फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट बिल्कुल हुआ। भाई लोन को रीपे करना इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी, यस और नो? बिल्कुल यस है। तो 1 लाख रुपए आपने पे किया, ठीक हो गया। अब हमें देखो क्या क्या दे रखी है इन्फॉर्मेशन। इक्विटी शेयर से हमारे पास 3 लाख रुपए आते हैं,
3 लाख रुपए अगर आते हैं तो 3 लाख इनफ्लो ऑफ कैश तो हुआ कौन सी एक्टिविटी का, फाइनेंशियल एक्टिविटी का। भाई शेयर इशू करना, उससे कैश कमाना, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट हुआ। तो 3 लाख हमारे पास आया, तो 3 लाख प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब कहानी कितने की बन रही है, 2 लाख रुपए की। फिलहाल 2 लाख बचा हमारे पास, नहीं 3 लाख आया, 1 लाख चला भी गया, तो हमारे पास 2 लाख अब अभी बचा हुआ फिलहाल। अच्छा, फिर एक बात, 10% बैंक लोन रिपे ऑन 1/4/2022, यानी यहाँ कर दिया गया था, स्टार्टिंग में ही कर दिया गया था, स्टार्टिंग में, इस साल की स्टार्टिंग में ही कर दिया गया था। मतलब इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है क्वेश्चन, इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, डिविडेंड रिसीव कितना, 20,000 रुपए डिविडेंड रिसीव हुआ, 20,000 रुपए। अब डिविडेंड रिसीव किया, इसका ये मतलब हुआ कि आपकी कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, तब तो आपके पास 20,000 रुपए एज डिविडेंड आया। और किसी कंपनी के शेयर खरीदना इज नॉट द फाइनेंशियल एक्टिविटी, इट इज द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, ये तो आपका पार्ट है ही नहीं फाइनेंशियल का, कट कर दीजिए। अच्छा, फिर कहता है कि डिविडेंड प्रपोज्ड हुए 50,000 रुपये, मतलब डिविडेंड को पे करना है, एज अ डिविडेंड हमको पे करना है 50,000 रुपये। ऐसी कहानी या ऐसा आपका प्रपोजल या प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन जो अप्रूव्ड हुआ वो 20,000 रुपये, वाली पेमेंट से 20,000 की हुई होगी, 20,000 फिर से माइनस कर दीजिए, है ना, तो आपके पास बचता है 1,80,000 रुपये। यानी आपकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उससे आपका 1,80,000 रुपये इनफ्लो ऑफ कैश होता है। आई बात समझ में, तो आपका डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है बात बच्चों, 30 के 30 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कहानी ये है कि हमारे जो 20 MCQ होते हैं फिनिश अप हो गए। ठीक है, 20 MCQ हमारे पेपर के खत्म हो गए। अब 14 क्वेश्चन रहे, जिसमें से 3 मार्क्स और 4 मार्क्स और 6 मार्क्स की बात हम करेंगे, और सेपरेट 3-3 की एक बार, 4-4 की एक बार, 6-6 की एक बार हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय, हैव अ गुड डे।